पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म में चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अलावा एक और है टाइप, दैट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये टाइप होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें भी कह सकते हैं पहले छोटी छोटी चेन्स बनती हैं और फिर चेन आपस में जुड़ती हैं। वो चेन लीनियरली भी जुड़ सकती हैं या फिर वो दो चेन आपस में जुड़ के क्रॉस लिंक भी बना सकती हैं। इसका एक एग्जांपल जो हम पढ़ चुके हैं वो है बैकेलाइट, जिसमें हम पहले फिनॉल के रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करके दो मोनोमरिक यूनिट्स बनाए थे, जिसमें एक जो मोनोमरिक यूनिट थी वो उसमें ऑर्थो और एक में पैरा पोजीशन में CH2OH अटैच थे। तो पहले लीनियर चेन बनी थी, दैट्स फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में हमने एक पैरा को इंट्रोड्यूस करके बीच में क्रॉस लिंक बनाई थी। तो पहली स्टेप लीनियर चेन बनाना, सेकंड स्टेप हो गई उनको आपस में क्रॉस लिंक के थ्रू जोड़ना, दैट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और इसे हम इस तरह समझें कि मान लिया हमारी फर्स्ट स्टेप ये है कि हम पहले छोटे छोटे यूनिट बना लें, लाइक ए और बी। तो हमारे पास में ऐसे ए बी के ऐसे यूनिट्स बन जाएं, और जब ए बी के हमारे यूनिट्स बन जाएं तो सेकंड स्टेप है जैसे एन नंबर ऑफ ए को हमने एन नंबर ऑफ बी से जोड़ के एन नंबर ऑफ ए बी बना दिया। फिर हमने ली सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में हमने ऐसे एन नंबर ऑफ ए बी को पहले आपस में जोड़ा, तो ए और बी आपस में जुड़ के एक लीनियर चेन बना रहे। फिर हमने थर्ड स्टेप में ये जो ए बी यूनिट है, इट्स लाइक दिस, ये ए बी यूनिट से हमारी जो लंबी लंबी ऐसी दो ए बी यूनिट्स को जोड़कर क्रॉस लिंक तैयार कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस ऐसी नहीं है, अगर कंपेयर करें इससे पहले जो प्रोसेस हो रही थी उसमें लंबी चेन बढ़ती जा रही थी। इसमें तो एक एक स्टेप में काम हो रहा है, पहले छोटी चेन बनाई, फिर बड़ी चेन बनाई, फिर उसको क्रॉस लिंक के थ्रू जोड़ दिया। हमारी एक्टिव साइट ई के पास में है, एक इसको जोड़ के। इसका एक एग्जांपल बैकेलाइट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले लीनियर चेन बनाई थी, आप याद करें, जिसे नोवोलेक भी कहा था। और ये जो नोवोलेक था उसमें फिर बाद में ये जुड़ गए थे क्रॉस लिंक की तरह। इस तरह ये नोवोलेक बना था सबसे पहले लीनियर चेन के रूप में, द फर्स्ट स्टेप ये नोवोलेक बनाया था हमने। करें फिनॉल के रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करके दो मोनोमरिक यूनिट्स बनाई थी। OH के साथ में एक बार ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH था और एक बार पैरा पोजीशन पे था। ये जो नोवोलेक था इसमें एक बार हमने पैरा यूनिट यूज़ की थी जो हमें क्रॉस लिंक क्रिएट करने में हेल्प कर रही थी, और ये जो क्रॉस लिंक थी वो सेकंड स्टेप में जुड़कर इस तरह बैकेलाइट बना रही थी। तो ये भी एक स्टेप ग्रोथ का एग्जांपल था। इसे पहली स्टेप में लीनियर चेन बनाई गई थी इस तरह, और उसके बाद क्रॉस लिंक क्रिएट किए गए थे। तो जिस तरह स्टेप ग्रोथ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एडिशन का एग्जांपल होता है, वैसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, और हमने ये पढ़ा था कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं, जिससे फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। OH निकला कहीं पर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन होती है अमाइड फॉर्मेशन में, जैसे कि नायरॉन 66 में हुआ था।
ये जब हमने पॉलिएस्टर बनाया था उस वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था। तो वो कंडेंसेशन के जो एग्जांपल्स होते हैं वो स्टेप ग्रोथ के एग्जांपल है, जिसमें पहले एक स्टेप में छोटी छोटी चेन बना के उसे जोड़ा जाता है। तो कंडेंसेशन जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, और हम ये भी जानते हैं इनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या HCl या वाटर या अल्कोहल कोई भी एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है। और हमने जो एग्जांपल्स पढ़े अभी तक उनमें बैकेलाइट बोल दीजिए इसका एग्जांपल है, और हम नायलॉन 6 पढ़ चुके हैं, नायलॉन 66 वो एग्जांपल है, पॉलिएस्टर पढ़ा है हमने वो इसका एग्जांपल है। तो जितने भी एग्जांपल हमने कंडेंसेशन के थ्रू पढ़े हैं वो स्टेप ग्रोथ का एग्जांपल है। और इसमें एक और एग्जांपल शामिल करना चाहते हैं नायलॉन 610। तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम नायलॉन 610 और हम इसे कंपेयर करेंगे नायलॉन 66 के साथ में। और जैसे कि वहाँ बात की गई थी, दो पार्ट लिए जाते हैं मोनोमर के रूप में। एक होता है एडिपिक एसिड दैट कंटेनिंग 6 कार्बन, 2 कार्बन तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में थे और बाकी जो 4 थे वो CH2 के रूप में थे, और साथ में लिया था हेक्सामेथिलीन डायमीन। वैसे ही जो दो पार्ट है उसमें एक में 6 कार्बन है और एक में 10, इसलिए उसे नायलॉन 610 कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ लिया नायलॉन 6 तो उनमें एक लेंगे हम हेक्सामेथिलीन डायमीन, जो कि आप इसे फर्स्ट स्टेप के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। जो हम छोटी यूनिट बना रहे हैं, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। लाइक आई सेड, पहले हम ए बी बहुत सारी यूनिट बना के रख लेते हैं। तो ये है, और एक इसकी रिएक्शन एक ही एडिपिक एसिड के साथ कराए थे इनमें 6 में या 610 में सिबैसिक एसिड आ जाएगा। तो दिस इज हेक्सामेथिलीन डायमीन, और उसके बाद हम जोड़ें इसको सिबैसिक एसिड के साथ में CH2 610, 8 यहाँ पर है, 2 ये और हो गए, तो ये हो गया सिबैसिक एसिड। तो ये दोनों आपस में जुड़ के अभी फिलहाल एक यूनिट बनाने वाले हैं AB। फर्स्ट स्टेप, तो इसमें हाइड्रोजन लॉस्ट होगा, यहाँ OH लॉस्ट होगा विद द रिमूवल ऑफ n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये कंडेंसेशन का एग्जांपल होता है, छोटा मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ऐसे का इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वो नहीं रह जाता। तो हमारी जो AB यूनिट बनेगी उसमें ऑब्वियसली हमको इन दोनों को जोड़ने के लिए इसे बीच में एक अमाइड बॉन्ड क्रिएट होगा, इसलिए हमने कहते हैं इसे पॉलीअमाइड भी कह सकते हैं। तो ये NH2 CH2 6 times that NH, here is CO CH3 CH2 8 times क्योंकि 10 है, ये CH। तो ये हमारी एक यूनिट हो गई AB फर्स्ट स्टेप में, दैट वी आर कंबाइनिंग सपोज A plus B एंड फॉर्म AB। अब ये सेकेंड स्टेप में हो जाएगी प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंक नहीं क्रिएट होते। ये फाइबर का भी एग्जांपल है, जब हम वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रॉस लिंक के रूप में क्रिएट हो जाती है, दैट विल बी अ थर्ड स्टेप। बट हम सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो ऐसे हम n number of these molecules are condensed, CH2 6 times NHCO, क्योंकि इसमें अमाइड बॉन्ड क्रिएट हो रहा है पॉलिएस्टर की तरह, से पॉलीअमाइड कह सकते हैं हम। CH2 8 times CH, जब ऐसे n number of molecules we can say n number of ABs are combined together, then we get AB। तो वैसे ऐसे कहेंगे कि अब इस तरह NH, ये भी वैलेंसी खाली है, CH2 6 times NHCO, ये बीच का बॉन्ड है जो इनके बीच में क्रिएट हुआ था, CH2 8 times C, ये n नंबर मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे, दैट लाइक ABN। ये सेकेंड स्टेप होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप थी हमारी, ये सेकेंड स्टेप हो गई हमारी। और थर्ड स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है इनके बीच में, कंपाउंड है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह क्रिएट हो जाती है थर्ड स्टेप में, जो क्रॉस लिंक का काम करती है। तो हम देखेंगे थर्ड स्टेप, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जिसमें दो जो यूनिट्स होती हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो जैसे हमने मॉलिक्यूल लिया, इसमें ये रहा N
ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये रहा CH2 6 टाइम्स, यहाँ पर ये N, ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये रहा C, यहाँ रहा डबल बॉन्ड O, ये CH2 8 टाइम्स और ये C डबल बॉन्ड। अभी दूसरी यूनिट जो इसके साथ स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगी, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, ये C, एक अपोजिट पार्ट आ गया यहाँ पर। इसके बाद ये रहा इसका पार्ट CH2 8 टाइम्स, यहाँ पे ये रहा इसका पार्ट दैट C डबल बॉन्ड O, इसका ये रहा पार्ट NH दैट CH2 6 times, then this NH part। तो इस तरह इनका अरेंजमेंट हो जाता है जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है। और ये ऑब्वियसली अपने आप क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये जो तरीका है ये इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो न सिर्फ इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है ये, तो इनको स्टेबिलिटी देती है, बाकी इसमें ये जो कार्बन है इसे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इनमें डायपोल डायपोल मूवमेंट भी क्रिएट करता है, वो भी इन्हें अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। पॉलिएस्टर्स हो गए और अमाइड्स हो गए, पॉलीअमाइड्स हो गए, उनमें इस तरह का क्रिएशन होता है, लीनियर होते हैं इसलिए फाइबर की कैटेगरी में भी रखे जाते हैं, आगे पढ़ेंगे आप। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन काफ़ी क्लोजली इनको पैक्ड होने में मदद करता है, जिससे इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे इलास्टिसिटी और सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाती है, पर टफनेस बढ़ जाती है। इसलिए जिस तरह नायलॉन के हमने यूज़ किए थे अलग अलग कि हम ऐसे रोप में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा नायलॉन के बहुत सारे कंटेनर्स और ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, वो सारे एप्लीकेशंस जो हमने नायलॉन 6 के लिए पढ़े थे वो सारे के सारे नायलॉन 610 के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये स्टेप ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया। तो जो भी कंडेंसेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे कंडेंसेशन के एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें हमने कहा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ प्रोसेस जो है वो अलग अलग स्टेप में होती है। तो हमने इसके एग्जाम्पल देखा, बैकेलाइट हो सकता है इसका एग्जाम्पल, इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स में बैकेलाइट हो गया, हमने इससे पहले पॉलिएस्टर पढ़ा था, टेरिलीन, वो भी एग्जाम्पल है इसका, उससे फंक्शनल ग्रुप है वो भी लॉस करेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा नायलॉन, इससे पहले जो पढ़ा था 6 या एक आएगा नायलॉन 610 जो हमने भी पढ़ा है। एक और एग्जाम्पल होता है नायलॉन 6, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। एक एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग में मेलामाइन, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो वो सारे जिनमें फंक्शनल ग्रुप लास्ट होता है वो एडिश चेन के थ्रू नहीं जुड़ते, वो छोटी छोटी स्टेप के थ्रू आपस में बॉन्ड होते हैं, इसे देयरफॉर इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब इसका क्लासिफिकेशन है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर on the basis of force of attraction। किसी भी पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसकी हार्डनेस, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ,
फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा। इनकी जो प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। तो दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन force of attraction between monomers. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं हम। इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा। या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। इनके अलावा भी कोई और अट्रैक्शन? तो डिपेंड कि आपको उस पॉलीमर को यूज़ कहाँ करना है, आप उसकी अलग प्रॉपर्टी चाहते हो सकता है उसके आप वाटर रेजिस्टेंस चाहते हो, ये भी हो सकता है हमको इलास्टिसिटी ज़्यादा चाहिए उसकी, या टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, कोई हैवी रोप वगैरह बनानी है तो। और वो प्रॉपर्टी कैसी होगी डिपेंड करेगा उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग होते हैं और उसके कारण उनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है। उस हिसाब से हम पढ़ते हैं कि इसके 4 टाइप होते हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला टाइप जो होता है वो होता है इलास्टोमर। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वैन डर वाल अट्रैक्शन होता है, जिनके एग्जांपल रबर है, जिसके कारण उनको हाईली स्ट्रेच कर पाते हैं, इलास्टिसिटी मिलती है इसके कारण। इसका सेकेंड टाइप है फाइबर। ये जो फाइबर है ये हम कह सकते हैं कि इस फाइबर को हमने लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में पढ़ा हुआ है। लंबे थ्रेड के जैसे होते हैं जिनके कारण प्रॉपर्ली पैक हो जाते हैं, जो इससे पहले टेरिलीन पढ़ा, या फिर पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर का एग्जांपल था, नायलॉन 610 पढ़ा, नायलॉन 6 पढ़ा, सारे लंबे फाइबर्स थे, अच्छे से पैक हो जाते हैं और इनमें पाया जाता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाती है, हाँ वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तीसरा है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का जिक्र भी पहले हो चुका है। पीवीसी हमने इसका एक एग्जाम्पल बोला था, जिसे हम गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, ठंडा करते हैं तो ये वापस हार्ड हो जाता है, इसे मोल्ड कर सकते हैं हम अलग अलग आइटम्स में। और इसमें हमने बात की थी प्लास्टिसाइजर्स भी मिलाते हैं जिससे वर्केबल रेंज तक इसे मेल्ट किया जा सके। और एक है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग वो कैटेगरी होती है जो एक बार सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब सेमी सॉलिड स्टेट पे जब इसे ठंडा किया जाए तो ऐसा हार्ड या इनफ्यूजिबल या इनसॉल्युबल मास बनाता है जिसे हम वापस मेल्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ हमने इसे कहा इसे वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इसकी इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जिससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, पर इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह इफेक्ट होती है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है, ना तो इसकी तरफ बहुत स्ट्रांग होता है ना इसकी तरफ बहुत वीक होता है, पर ये दोनों अपनी प्रॉपर्टियाँ वैरी कर रहे हैं। इसे बार बार गर्म करके और ठंडा करके इसकी फिजिकल स्टेट चेंज की जा सकती है, पर एक बार हार्ड इनफॉर्सिबल मास बना देता है तो वापस इसका कुछ नहीं हो पाता। वजह यह है कि इसमें क्रॉस लिंक नहीं क्रिएट करती, जबकि इसमें जो क्रॉस लिंक क्रिएट होती है उसे हार्ड बना देता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनमें क्रॉस लिंक क्रिएट होती है वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। तो एक करके इन सारी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाती हैं कि इलास्टोमर में क्या प्रॉपर्टी होती है और फाइबर में क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक में क्या होती है। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि इलास्टोमर में क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहले हम बात करें इलास्टोमर्स की।
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ वेरी वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बहुत वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें हाई इलास्टिसिटी होती है और इवन इसको इसके ओरिजिनल लेंथ से 10 गुना तक स्ट्रेच किया जा सकता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, हाई इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की वजह है कि जब हम इसे खींचते हैं तो इसके बीच जो वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें अलाउ कर देता है कि हम इसे खींचें। कैन इंक्रीज अप टू 10 times of its original length। इनकी फिजिकल अपीयरेंस देखें तो हम पाते हैं कि इसमें एमोरफस कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, दे आर हैप्पीजर्टली मिक्स्ड टुगेदर लाइक दैट। कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है जैसे रैंडमली कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं जो एमोरफस नेचर के होते हैं। तो ये जो रैंडमली कॉइल्ड एमोरफस स्ट्रक्चर्स है, और इनके पीछे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो हमें अलाउ कर देता है कि हम इसको खींच सकें, और हम ये भी पाते हैं कि बीच में इस तरह कुछ क्रॉस लिंक होती हैं जो कई बार केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आ जाती हैं, या फिर हम एक प्रोसेस देख रहे हैं वुल्कनाइजेशन जिससे इसे क्रिएट किया जाता है। तो ये जब आपने वीक अट्रैक्शन था तो खींच दिया, फिर अट्रैक्शन वो भी तो चाहिए जो उसे वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लाए। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग बीच में क्रिएट हो जाती है ये इसे वापस इसकी ओरिजिनल शेप में लाने में मदद करती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है रबर। रबर हम पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। जो नेचुरल रबर होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसे हम ज़्यादा खींचते हैं तो टूट जाता है। तो प्रोसेस कराई जाती है जिसमें इस तरह की क्रॉस लिंक क्रिएट करती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वुल्कनाइजेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। चार्ल्स गुडियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोसेस दी थी। और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो नेचुरल रबर होता है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। इसकी मोनोमरिक यूनिट जो है उसको ड्रॉ करते हैं पहले। ये जो आइसोप्रीन इसकी यूनिट है, इसे 2-methyl ब्यूटा 1,2-डाइन भी कह सकते हैं। 2-methyl ब्यूटा 1,3-डाइन। तो ये नेचुरल रबर का मोनोमरिक यूनिट है जिसमें हमने कहा टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वीक अट्रैक्शन उसको अलाउड तो कर देता है खींचना, पर एक ऐसा अट्रैक्शन चाहिए होता है जो उसको इसके ओरिजिनल शेप में वापस लेके आए। तो हम किस तरह उसमें सल्फर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वल्कनाइजेशन करते हैं। तो वल्कनाइजेशन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर। चार्ल्स गुडियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोसेस दी थी। तो जब इसका पॉलीमर बन जाता है कुछ इस तरह,
जब इसका पॉलीमर बन जाता है इस तरह, तो ये जो पॉलीमर है ये इसे बीच में सल्फर की लिंकेज क्रिएट करता है। देखते हैं हम CH, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, पढ़ेंगे तो ये बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये रबर के फॉर्मेशन में हम देखेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग आ गई है, तो ये बॉन्डिंग फ्री हो गई है, ये यूनिट हो गई। ऑब्वियसली ऐसी और भी यूनिट से जुड़ेगी जब पॉलीमर बनाएगी। CH2, देन CH3, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये पहले वाली की यूनिट है। उसके बाद में ये CH2 आया, ये वाला कंपाउंड, फिर ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है जो अगेन अटैच है किससे, CH2 से, जो पॉलीमर बना रहा है। ऐसे एक यूनिट और बता रहे हैं जिस केस में हम देखें कैसे सल्फर जो है वो क्रॉस लिंक का काम करता है। CH, सेकेंड यूनिट बना रहे हैं। और इसमें जो सल्फर इंट्रोड्यूस किया जाता है वो इसमें क्रॉस लिंक का काम करता है। इस तरह इसमें बॉन्ड बना देता है। जैसे हमने बात की, चार्ल्स गुडियर वाज अ साइंटिस्ट वो गिव दिस टेक्निक, और इससे ना सिर्फ इसकी टफनेस बढ़ती है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड होता है पर इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि न सिर्फ आप इसे खींच पा रहे हैं, सल्फर लिंकेज इसको वापस लाने में मदद करता है। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। इसमें आपको एक शब्द और मिलता है, दैट इज कॉल्ड इबोनाइट। तो इबोनाइट एक वैरायटी है सल्फर की, सल्फ्यूराइज्ड रबर की, जिसमें 20 से 30% यदि सल्फर यदि डाला जाए रबर में, दैट इज कॉल्ड इबोनाइट रबर। मैंने कहा जो सल्फर इंट्रोडक्शन है वो हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी सब कुछ बढ़ाता है। इसमें इस प्रोसेस के पहले थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड या कार्बन ब्लैक भी मिलाया जाता है। तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, इसकी वियरिंग कैपेसिटी, हम लोग जब रबर यूज़ करते हैं तो कई बार टायर में इसका यूज़ होता है, स्लीपर्स में यूज़ करते हैं या शूज़ में यूज़ करते हैं। हम बहुत ज़रूरी होता है कि वो जल्दी ना घिसे, तो अगर इसको मिलाने से पहले अगर हम थोड़ी सी क्वान्टिटी में कार्बन ब्लैक या जिंक ऑक्साइड मिला ले। जिंक ऑक्साइड की केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी जब हम लोग फाइनेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अगर इसे मिला दिया जाए इसके पहले तो फिर वियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो और ज़्यादा इम्प्रूव क्वालिटी के साथ में हमको मिलता है। तो ये जो सल्फर की क्रॉस लिंक इसमें क्रिएट हो जाती है, इसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। और हमने बात की कि चार्ल्स गुडियर वाज अ साइंटिस्ट हु गिव दिस नेम। गुडियर टायर्स भी आते हैं, अगर आपने नाम सुना हो, तो उन्होंने ही टेक्निक दी थी जिससे हम रबर की वैरायटी इंप्रूव कर सकें, जो कि बेसिकली इलास्टोमर का एग्जांपल है। और इसमें बहुत सारी वैरायटी के रबर होते हैं, सिंथेटिक रबर होते हैं, नेचुरल रबर होते हैं। एक्चुअली हमारा नेचुरल रबर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए कुछ सिंथेटिक जो लैब में बनाए हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कुछ की हाई रेजिस्टेंस पावर्ड है एरियल ऑक्सीडेशंस या केमिकल्स को लेकर, तो उसके अपने एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग। जैसे कि हम पढ़ेंगे क्लोरोपिन में ये प्रॉपर्टी होती है, या फिर कुछ की वियर एंड टियर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जिसमें ब्यूना एस आता है, ब्यूना एन आता है, तो उनकी अपनी जगह एप्लीकेशंस होती हैं। वो सारे के सारे इलास्टोमर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें पाया जाने वाला अट्रैक्शन वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।